Welcome back, students. Let's go ahead. We were discussing organisms and populations. So we are still discussing about organisms. We have still not reached population part. अभी तक हमने कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया. We have discussed about light, water, and soil, the major things. So these were the abiotic factors and the different ways and the different compositional and constructional structure we have seen. उनसे किस तरीके से हमें फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सोच सकते हो. नाउ विल सी हाउ डू वी रिस्पॉन्स, हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं टू ऑल दोज एबायोटिक फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट. हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देता है ताकि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसे आप क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, मेंटेन कर. जैसे हम लोग हैं, ठंड होती है, गर्मी होती है, तो किसी को बेचैनी होती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है. क्यों करता है? वी वांट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, मीन्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. सो जो रिस्पॉन्स होता है टू द एबायोटिक फैक्टर्स, उसका पर्पस बस एक ही चीज़ होता है, क्या? टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. एंड व्हाट इज होम्योस्टेसिस? इट इज़ टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल कंडीशंस. मतलब बाहर की दुनिया में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद भी अपना अंदर का बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट रखना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, क्योंकि चेंजेस होंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी को ही बोला जाता है होम्योस्टेसिस. तो ऑर्गेनिजम्स जिस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो कुछ लोग रेगुलेट करते हैं, कुछ लोग कन्फर्म करते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करते हैं एंड कुछ लोग सस्पेंड करते हैं. हम देखते हैं क्या ये मीनिंग होता है. तो कुछ लोग जो रेगुलेट करते हैं दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स, जो कन्फर्म करते हैं उन्हें कन्फर्मर्स बोलते हैं. तो अब देखेंगे ये होता क्या है. जैसे बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेटर्स की, जो रेगुलेट करते हैं. हम लोग हैं, बर्ड्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया इस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियोस में. बाहर की जो कंडीशंस होती है, चेंज होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. वी आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री भी हो जाता है, या फिर 40-45 डिग्री भी हो जाता है. तो लेकिन हम अपना 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वी आर एबल टू मेंटेन. हम लोग, कुछ लोग, जैसे समर होता है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट, ठीक है, जिसके कारण इवेपोरेशन होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है. उसी तरीके से जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है देन वी स्टार्ट शिवरिंग. आपको क्या लगता है शिवरिंग, कांपते जो हैं, वो ऐसे ही होता है? नो, शिवरिंग इज ए प्रोसेस, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है एंड द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी क्या करता है, हीट जनरेट करता है, बिकॉज ऑफ विच वी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. तो हम लोग क्या है, हम लोग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर ले रहे हैं. ऐसे ही बर्ड्स भी करते हैं. सो वी आर कॉल्ड रेगुलेटर्स विच आर एक्चुअली एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर. तो दिस इज थर्मो रेगुलेशन. दूसरा एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि हम लोग ही हैं, हमारे ब्लड में ऐसा नहीं है कि हमेशा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटता बढ़ता रहता है. समहाउ वी आर एबल टू मेंटेन. कैसे? अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, दैट गोज़ आउट थ्रू यूरिन. स्वेटिंग होती है, उससे सिर्फ पानी नहीं निकलता है, स्वेटिंग से सॉल्ट लॉस भी होता है. तो दिस वे वी आर एबल टू मेंटेन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. So these kind of organisms, जैसे कि mammals and the birds, they are called regulators. They can regulate the body temperatures and they are also called endotherms. पहले भी हमने इसे डिस्कस किया है, ठीक है. एंडोथर्म्स कहलाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है. वी आर रेगुलेटर्स. अब दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं दे आर कॉल्ड कन्फर्मर्स. वो कन्फर्म करते हैं. आप देख सकते हो पहला लाइन, कन्फर्म. कन्फर्म का मतलब क्या होता है? अब सपोज करो स्नैक्स हुए, मतलब जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह हुए, ठीक है, फिशेज हुए, फ्रॉग हुए, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. अगर बाहर का टेम्परेचर घट जाए, बढ़ जाए, तो इनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है. ये जहाँ पर रहते हैं, जैसे पानी वाले एरिया में, एक्वाटिक बॉडीज़ में, उसमें अगर पानी के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटे बढ़े, उसका भी उनकी बॉडी पे असर पड़ता है. तो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बेयर द चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस दे आर कॉल्ड
कन्फॉर्मर्स। ठीक है, उन्हें कन्फॉर्मर्स बोला जाता है। हम लोग अपना ये लोग बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चेंज करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है। अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज हो, ये जिस पानी वगैरह में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये इधर उधर भागना शुरू करते हैं। उस लेयर में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कम हो। तभी तो कहा जाता है कि वाटर बॉडीज़ वगैरह को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स हुज बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसे लोगों को कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, और इनको एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं। जितने भी स्मॉल एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो खास करके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी वगैरह में रहते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी साइज़ जो होता है बहुत, क्या बोल सकते हो, छोटा होता है। जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जब जो छोटे होते हैं तो उससे क्या होता है, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। आपने फिजिक्स वगैरह में, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, दैट डिटरमाइंस द प्रेजेंस मत बोलो, गेन और लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो चूँकि एरिया ज़्यादा है तो हीट को ज़्यादा वो लूज़ करते हैं, बहुत ईजिली लूज़ करते हैं। ज़्यादा एरिया मौजूद है तो जल्दी हीट को लूज़ कर देते हैं। तो अगर वो ज़्यादा हीट को लूज़ करेंगे अपने बॉडी से, तो क्या वो ठंडे एनवायरनमेंट में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सो दैट इज़ वाई जो छोटे एनिमल्स होते हैं ठंडे एरियाज में, जैसे पोल्स वगैरह रीजन होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक, अंटार्कटिक जिसे आप बोलते हो, उन सब जगहों पर ये बहुत ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हुए कन्फॉर्मर्स एंड रेगुलेटर्स। अब एक चीज़ और है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ना कम्प्लीटली रेगुलेटर होते हैं ना कन्फॉर्मर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या कहलाते हैं? पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, मतलब कि सपोज करो उनका क्या है, एक लिमिट तक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है पार्शियल रेगुलेटर्स। तो दे आर बोथ पार्शियल रेगुलेटर एंड पार्शियल कन्फर्मर्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन है माइग्रेशन का। आपने सुना होगा जो हमारे देश में एक भरतपुर में नेशनल पार्क है, उस पर हमेशा साइबेरियंस बर्ड आते हैं। क्यों आता है साइबेरियन बर्ड्स? साइबेरिया एक रशिया के पास में एक जगह है। ठीक है, उसी में, रशिया के पास नहीं, रशिया में ही वो जगह है। तो होता क्या है, उधर का टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, इन जनरल रहता है, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन वगैरह वहाँ पर आता है, वहाँ पर टेम्परेचर और कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, -50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तो अब ये जो बर्ड्स वगैरह होता है, साइबेरियन बर्ड्स वगैरह होता है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठंड को अवॉइड करने के लिए तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। किधर? इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर की तरफ कौन कौन से कंट्रीज से, इंडिया वगैरह हुआ, पाकिस्तान वगैरह हुआ, हम लोग इक्वेटर में, हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो वो उस ठंड से बचने के लिए इक्वेटर एरिया जैसे कि इंडिया वगैरह में भागना शुरू करते हैं। और जैसे वो आते हैं साइबेरिया से, तो सबसे पहले उन्हें राजस्थान मिलता है, बॉर्डर एरिया है राजस्थान, तो वहाँ पे नेशनल पार्क है, भरतपुर नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, केवलाडो नेशनल पार्क भी उसे बोलते हैं। लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे देखना, इस पर लिखा होगा साइबेरियन बर्ड्स को केवलाडो नेशनल पार्क बोलते हैं, या घाना बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं उसे। क्या? घाना बर्ड सेंचुरी जगह का नाम है, भरतपुर में है। तो वहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो वो क्या हुए, माइग्रेट किए, मूव किए अपनी जगह से। जैसे हम लोग दिल्ली वगैरह में जाओगे, या फिर हम ही लोग यहाँ पे हैं, तो जनरली लोग भागते हैं ना हिल स्टेशन की तरफ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, दिल्ली वाले शिमला की तरफ भागते हैं, नज़दीक में होता है। क्यों भागते हैं? क्योंकि टेम्परेचर अनबियरेबल हो जाता है। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड माइग्रेशन। लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। बेस्ट एग्जाम्पल इज साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर नेशनल पार्क, केवलाडो घाना नेशनल पार्क, दैट इज़ अ बर्ड सेंचुरी।
और लास्ट एक चीज़ है सस्पेंड। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है? रुक जाना कुछ देर के लिए, एक्टिविटी को बिल्कुल रोक देना। जैसे आपने पढ़ा है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स क्या था? अनफेवरेबल कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने चारों बगल एक बना लेते हैं, क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं और बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो वॉल ब्रेक होता है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो दैट इज़ व्हाट सस्पेंड करना, सस्पेंशन का कंडीशन है। दे कम्प्लीटली ब्लॉक द एक्टिविटी, सस्पेंड द, स्टॉप द एक्टिविटी। बैक्टीरिया, फंगस, इन सब में ये सब होता है। लोअर प्लांट्स में जैसे हमने बात किया था ब्रायोफाइट्स वगैरह में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये लोग स्पोर्स बना के अनफेवरेबल कंडीशन को पास करते हैं। हायर प्लांट्स में भी जैसे सीड्स वगैरह है, सीड्स क्या है? सीड को भी एक तरीके से क्या है? सस्पेंडेड फॉर्म है। उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, ज़मीन में डालो या फिर फेवरेबल कंडीशन जब आ जाए तो वो भी जर्मिनेट करके एक नया प्लांट करता है। तो सीड इज ऑल्सो ए सस्पेंडेड फॉर्म। एनिमल्स की जब बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपना एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो अपने ठंड में अपनी एक्टिविटी को बंद करते हैं, जैसे कि पोलर बेयर वगैरह होता है। दे स्टॉप देयर एक्टिविटी कम्प्लीटली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो सच काइंड ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी बाई एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट, मतलब कुछ भी एनिमल प्लांट कुछ भी हो, ड्यूरिंग विंटर सीजन, जैसे पोलर बेयर हुआ। दूसरा होता है एस्टिवेशन। फिश वगैरह होता है, एनिमल्स वगैरह, दे अवॉइड समर। ठीक है, उन्हें समर में प्रॉब्लम होती है, जैसे वो पानी में रहते हैं, पानी में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, जब सनलाइट वगैरह होता है तो पानी इवेपोरेट करता है तो उनके स्किन पे प्रॉब्लम होती है। तो एकदम ये पॉन्ड या जो भी वाटर बॉडीज़ जिसमें रहते हैं उसके एकदम नीचे चले जाते हैं वो। ठीक है, तो और अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिवेशन, मतलब जब अपनी एक्टिविटी को कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म रोक देते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन। ये फिशेज में होता है, स्नेल्स में होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है, क्रस्टेशियंस में होता है। और एक कंडीशन होता है डायापॉज। ठीक है, डायापॉज जो होता है ये दोनों चीज़ में होती है, मतलब गर्मी में भी होती है और ठंड, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी ये काम करता है। जैसे कि बटरफ्लाई होता है, बॉलवर्म होता है। ठीक है, हमने जैसे अभी बात की बेयर की, पोलर बेयर की, वो सिर्फ ठंडी में एक्टिवेट अपना सस्पेंड करता है एक्टिविटी को, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। स्नेल्स की, फिशेस की बात की, ये लोग समर सीजन में एक्टिविटी को सस्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब मैंने बात किया लास्ट डायापॉज। डायापॉज वो कंडीशन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को समर में भी सस्पेंड करता है, विंटर में भी करता है, लेकिन हमेशा नहीं, एकदम सीवियर कंडीशन हो जाए तब। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, स्नेल्स नहीं, ये मैंने आपको क्या बताया, ये बटरफ्लाई बताया, मॉथ होते हैं, कॉटन बॉल वर्म होता है, ये सब डायापॉज। तो डायापॉज इज ए कंडीशन जहाँ पे एक्टिविटी विंटर और समर, कौन सा, सीवियर समर और विंटर, उसमें एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं ऑर्गेनिजम्स अलग अलग। ठीक है, तो एडेप्टेशन यही सब था। एडेप्टेशन इज़ एन एट्रीब्यूट, आप देख सकते हो, जो कि अपनी फिजियोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में, बिहेवियर में हम लोग चेंज करते हैं सो दैट वी कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना इज़ द मेन पर्पस। कोई भी लाइफ क्यों सर्वाइव करेगी धरती पे? अगर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है तभी, अदरवाइज जनरेशन खत्म हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई एडेप्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो एडेप्टेशन इज़ क्या? फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर, बिहेवियरल मतलब हमारे बात व्यवहार में, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी के ऊपर कुछ चेंजेस होते हैं। इस तरह के चेंजेस जो हमें इनेबल करता है सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। ठीक है, थिक क्यूटिकल मतलब उनके ऊपर कवरिंग होता है, क्यों? ताकि कम से कम पानी का लॉस वगैरह हो सके। ठीक है, कंगारू रैट होता है, अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है। ठीक है, वो जो होता है जनरली पानी के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो हम जानते हैं बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेशन वगैरह होता है ग्लूकोज का, फैट का, किसी भी चीज़ का, तो वो वाटर प्रोड्यूस करता है। तो उसी से वो अपनी पूरा वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, उससे बाहर से पानी वगैरह पीने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है।
ठीक है। फिर उसका जो यूरिन जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं होता, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, ठीक है। तो ये एडेप्टेशंस हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मैं कल एक बता रहा था कि मैमल्स जो होते हैं छोटे एरियाज़ में, सॉरी ठंडे एरियाज़ में, ईयर, आइज़, लिम्स सब छोटे साइज़ के होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस ना हो। अभी मैंने ऊपर भी बताया था अभी आपको, राइट, कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत सारे अडेप्टेशंस में हेल्प करते हैं लोगों को, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव कर जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे ब्राइट सनलाइट में सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स, HELIO, हेलियोफाइट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें शेड में सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड शेड प्लांट्स और एस्कियोफाइट्स, SCIO, एस्कियोफाइट्स। तो एस्कियोफाइट्स प्लांट्स विच अडेप्ट इन शेड कंडीशन, शेडी कंडीशन, छाया में, एंड हेलियोफाइट्स विच ग्रो इन ब्राइट लाइट कंडीशन, हेलोफाइट्स विच ग्रो इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। ये जो एडेप्टेशन वाला है इसमें तो छोटा सा दिया हुआ है, बट आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको दूंगा एडेप्टेशंस वगैरह में। ये 4-5 एग्जाम्पल 6-7 हैं, वो आप पढ़ लेना, बट स्टिल लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। तो एडेप्टेशन पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इतना ही नहीं, उसमें बहुत सारे जैसे मैंने भी बताया हेलियोफाइट्स, स्कियोफाइट्स, उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम। फिर एनिमल्स का भी एडेप्टेशंस देखेंगे, कुछ तो हमने देख लिया जैसे माइग्रेशन वगैरह होगा, और भी बहुत सारे टर्म्स वगैरह मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।